अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम देखने जा रहे हैं IT 307 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। इसका 2021 का पास पेपर हम इसमें देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे दो क्वेश्चंस हैं, एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है और एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल 5 हैं, 4 नंबर का हर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के टोटल हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट ब्रीफली अबाउट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफाइड प्रोसेस एंड यूनिफाइड मॉडलिंग। डिफाइन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद को सर्च कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज जो कि हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से है, आपने अगर ये भी लाइक नहीं किया तो इसको भी लाइक कीजिए और सेम यूजर नेम के साथ मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके जो इंस्टाग्राम का पेज है इसको भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मैं आपके जो IT से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ। इस तरह ये देख रहे हैं कि SQL के CRUD ऑपरेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट होते हैं, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पर आपको SQL ज्वाइन से रिलेटेड वीडियो में पोस्ट मिल जाती है। आप SQL ज्वाइंस के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इधर से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, जिस तरह एग्रीगेशन फंक्शन इन SQL है, तो बहुत कुछ आपको मेरे इस फेसबुक पे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर सीखने को मिलता है, तो इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है इनहेरिटेंस क्या होती है। राइट ब्रीफली अबाउट द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। Inheritance is the mechanism that permit new classes to be created out of the existing classes by extending and redefining and refining its capabilities। यानी इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप जो है एग्जिस्टिंग क्लासेस से न्यू क्लासेस बना सके। किस तरह के एग्जिस्टिंग क्लासेस को एक्सटेंड कर लें या उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको आप रिफाइन कर लें, तो आप एक न्यू क्लास उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग क्लासेस जो होती है उनको बेस क्लासेस, पेरेंट क्लासेस या सुपर क्लासेस का नाम दिया जाता है। और जो न्यू क्लासेस होती है उनको ड्राइव्ड क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस या सब क्लासेस का नाम दिया जाता है। तो ये तीन तीन नेम है। अगर पेरेंट क्लास उसको बेस क्लास कहा जाता है तो दूसरी को ड्राइव्ड क्लास कहा जाता है। अगर एक को पेरेंट क्लास कहा जाता है तो दूसरी को चाइल्ड क्लास कहा जाता है। अगर एक को सुपर क्लास कहा जाता है तो दूसरे को सब क्लास कहा जाता है। इसकी तीन इनहेरिटेंस होती हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि एक सब क्लास जो है वो सिंगल सुपर क्लास से ड्राइव की जाती है, तो इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं कि अगर एक सब क्लास जो है वो एक से ज्यादा सुपर क्लासेस यानी उसके दो पेरेंट्स से आप उसको ड्राइव करते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी आप दो डिफरेंट क्लासेस के मल्टीपल फीचर्स और फंक्शंस को यूज करके एक तीसरी क्लास बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल भी होती है जी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक सब क्लास होती है उसको आप एक सुपर क्लास से ड्राइव करते हैं जिसके अंदर के एक और जो है वो उस सब क्लास से तीसरी सब क्लास आप ड्राइव करते हैं। यानी क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट करता है और क्लास बी को क्लास सी इनहेरिट करता है। तो इस तरह ए से बी, बी से सी, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अबाउट द स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। So when compiler acknowledge all the information required to call a function or all the values of the variable during compile time, it is called static binding। यानी कंपाइल टाइम के दौरान जो है वो जो कंपाइलर है उससे उसको कोई फंक्शन कॉल करना होता है या उसको कोई चीज वेरिएबल को असाइन करनी होती है, कोई वैल्यू, तो वो अक्नॉलेज करता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है और उन कंपाइलर उन सारी चीजों को रिक्वायर्ड भी करता है कि वो उनको कॉल कर सके। ये स्टैटिक बाइंडिंग है। यानी चीज चलाने से पहले, रन करने से पहले ही वो कहता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, सारे वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करो और जो फंक्शन कॉल के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड करें। इसको आप स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं।
as all the required informations are known before runtime, it increases the program efficiency. It also enhances the speed of the execution of a program, कि चूंकि आपको रन करने से पहले ही आप सारी इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड करते हैं और उसको गेट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीज अभी रन नहीं हुई तो हर चीज अवेलेबल है, तो आपका जो प्रोग्राम है उसकी एफिशिएंसी इससे इंक्रीज होती है। जब एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है तो वो आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। स्टैटिक बाइंडिंग जो है वो प्रोग्राम को थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देती है, लेकिन ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रोक देती है। यानी जहां इसका फायदा वहां पे इसका नुकसान भी है। यानी ये एफिशिएंट तो है, प्रोग्राम को फास्टर कर देती है, लेकिन ये प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको डिक्लाइन करती है। क्यों डिक्लाइन करती है? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, ये फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग है, वो प्रोग्राम में प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही उनका मीनिंग फिक्स होता है। स्टैटिक बाइंडिंग जो है वो जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरलोडिंग फंक्शन या ऑपरेटर जो हैं वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है उनके जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये स्टैटिक बाइंडिंग की सारी सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक बाइंडिंग। Calling a function or assigning a value to a variable at run time is called dynamic binding। यानी आप जो है वेरिएबल को रन टाइम पे फंक्शन कॉल करें, वेरिएबल को रन टाइम पे वैल्यू असाइन करें, इसको आप डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ एसोसिएट हो सकती है और इनहेरिटेंस के साथ भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जो है इनके साथ आप डायनामिक बाइंडिंग को इन्वॉल्व करते हैं कि वो रन टाइम पे चीजें कॉल करते हैं आपके जो बेसिस क्लासेस होती हैं। डायनामिक बाइंडिंग मेक एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम फ्लेक्सिबल एज it can be decided what value should be assigned to a variable and which function should be called। यानी आपके पास ऑप्शन होती है कब, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको कौन से वैल्यू असाइन करवानी है, आपके पास आपकी मर्जी है, आपके पास चॉइस है। और इसके अलावा आपने मल्टीपल फंक्शंस में से किस फंक्शन को कॉल करना है इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास। ठीक है, लेकिन जब ये रन टाइम पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो ये स्टैटिक बाइंडिंग के निस्बत डायनामिक बाइंडिंग को स्लोअर बना देती है। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग एफिशिएंट होती है लेकिन ये स्लोअर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफाइड प्रोसेस एंड यूनिफाइड मेथड और मॉडलिंग के दरमियान। तो यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है? यूनिफाइड प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एनलार्जमेंट रिफाइनमेंट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस या मेथड हम कह सकते हैं थ्रू मल्टीपल आइट्रेशंस विद द साइक्लिक फीडबैक एंड अडैप्शन। यानी जो यूनिफाइड प्रोसेस है इसके अंदर क्या है, आप साइक्लिक फीडबैक लेते हैं और उसके बाद उसको साथ साथ चीजों को अडेप्ट करते जाते हैं, उसमें चेंजिंग्स लाते जाते हैं, मल्टीपल आइट्रेशंस के साथ आप काम करते हैं। यानी सिस्टम जो है वो इंक्रीमेंटली ओवर द टाइम वो काम हो रहा है, इटरेशन बाय इटरेशन। यानी आप हर 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या एक दिन के बाद, जो भी एक टाइम फ्रेम आपका डिसाइडेड होता है, उसके बाद आप उसको दोबारा से फीडबैक लेते हैं और सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट्स करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं और उसे सिस्टम में इंप्रूवमेंट करते हैं। So this approach is known as iterative and incremental software development। ठीक है, तो इसके अंदर आप बार बार चीजों का फीडबैक लेके चीज को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यूनिफाइड मेथड क्या होता है। इसको हम यूनिफाइड प्रोसेस को हम यूनिफाइड मॉडलिंग का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है। यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि सॉरी मेथड, यूनिफाइड मेथड जो है इसके अंदर आप सिंगल एक पीआईडी को ट्यूनिंग के लिए आप डिफरेंट टाइम के प्रोसेसेस को इनहेंस करते हैं और वो आपके जो है डिस्टर्बेंस रिजेक्शन को भी इसमें हम डील करते हैं। लाइक हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो a unified method has been proposed to obtain a single PID। PID mean process ID tuning rule for different type of processes। यानी आप मल्टीपल प्रोसेसेस आपके चल रहे होते हैं, आप उन सब प्रोसेसेस को सिंगल रूल, सिंगल ट्यूनिंग रूल की प्रोसेस आईडी उसके लिए ऑब्टेन करते हैं इसके अंदर, और ये इसके लिए आप इसको प्रपोज करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको कि ये सेवरल वेल नोन मेथड जो हैं तो उनके लिए ये कंसिस्टेंटली
आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द अदर वेल नॉन मेथड्स जो होते हैं। It consistently provide better performance as compared to several well-known methods for stable integrating unstable processes for the same degree of robustness। यानी एक ही तरह के एक ही लेवल के जो होती है प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये जो मल्टीपल फेमस मेथड्स हैं उसके निस्बत ये बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन की डेफिनेशन करें तो एग्रीगेशन जो है इट इम्प्लाइज द रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड क्लास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पेरेंट। यानी आप इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन क्रिएट तो करते हैं, लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर अगर पेरेंट को डिलीट कर दिया जाए तो फिर भी अगर तो चाइल्ड क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब इनका जो रिलेशन था ये एग्रीगेशन वाला रिलेशन था। यानी आपने इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाई तो है, लेकिन अगर आप पेरेंट क्लास को डिलीट कर दें तो चाइल्ड क्लास पे फर्क ना पड़े, इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट ये और वुड की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की क्लास है और इसमें एनरोल्ड स्टूडेंट है। अगर ये कोर्स जो है या ये क्लास जो है ये खत्म कर दी जाए फिर भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स की डिग्री बंद नहीं हो जाती, ठीक है। तो इट मींस कि जो पेरेंट क्लास है उसको डिलीट करने के बाद भी जो चाइल्ड स्टूडेंट क्लास है वो एग्जिस्ट करती है, तो इस रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन का नाम देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्रीगेशन लिंक डज नॉट स्टेट इन अ वे दैट क्लास ए ओन्स क्लास बी। यानी ये ऐसा क्लास ए और क्लास बी में रिलेशनशिप जरूर बनता है, लेकिन ये बिल्कुल ये नहीं बताता, या एग्रीगेशन का मतलब ये नहीं है कि क्लास ए जो कंप्लीटली तौर पे क्लास बी को ओन करती है, ना ही कोई उसमें पेरेंट चाइल्ड इस तरह का रिलेशन है कि अगर पेरेंट ना रहा तो बच्चे भी नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्रीगेशन में ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी आप एक घर बनाते हैं तो आपकी उसकी हाउस की एक क्लास होगी, उसके अंदर रूम्स हैं तो रूम की क्लास होगी। आपका जो हाउस की क्लास है वो आपकी पेरेंट क्लास है, और जो चाइल्ड की क्लासेस हैं वो आपके रूम जो है वो आपके चाइल्ड क्लासेस हैं। तो रूम जो है घर के बगैर उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। वी शुड बी मोर स्पेसिफिक एंड यूज कंपोजिशन लिंक इन केस वेयर in addition to the part of a relationship between A and B, there is a strong लाइफ साइकिल डिपेंडेंसी बिटवीन द टू। यानी ये हम तब यूज करते हैं, ये उस वक्त ज्यादा अप्रोप्रिएट है जब उनके अंदर इस तरह का रिलेशनशिप है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लाइफ साइकिल डिपेंडेंसी है दो क्लासेस के दरमियान। मतलब क्लास ए डिलीट होगी तो क्लास बी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड इजी टू यूज। इट इज इजी टू मैनेज ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द मॉडल। ये इतना सख्त मॉडल है कि उसको मैनेज करना आसान होता है। ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल एंड रिव्यू प्रोसेसेस। यानी हर फेज के सेपरेट फेजेस होते हैं, हर फेज के सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं, रिव्यू प्रोसेसेस होते हैं, और उसके अंदर स्पेसिफिक डिलीवरेबल फेजेस होते हैं इसके। और जो है इस मॉडल के अंदर phases are processed and completed one at a time, phase do not overlap। यानी एक खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि दो प्रोसेस इकट्ठे इसमें चल रहे हो। वाटरफॉल मॉडल वर्क्स वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड वेरी वेल अंडरस्टूड। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किन सिचुएशंस में आप इसको बेहतरली यूज करना चाहिए, तो उस वक्त जब आपके पास स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स हों और उसके तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हों वो क्लियरली डिफाइंड हो और वेल अंडरस्टूड हो। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग आते हैं तीन। 10 नंबर का एक लॉन्ग है, तीन लॉन्ग आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें हमारे पास तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर डिजाइन पैटर्न्स एंड व्हाई वी यूज देम, एक्सप्लेन एनी थ्री डिजाइन पैटर्न्स विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, and write a note on encapsulation, inheritance and polymorphism and abstraction. फिर define object oriented development approach and component based development approach, compare them, write similarity and difference between them, ठीक है। पहले लॉन्ग की हम बात करते हैं डिजाइन पैटर्न्स की, कि डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं।
डिजाइन पैटर्न रिप्रेजेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके क्या कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वो यूज करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस काम करने के लिए जो मेथड्स वो अपनाते हैं उनको हम डिजाइन पैटर्न्स कहते हैं। डिजाइन पैटर्न्स आर सॉल्यूशंस टू जनरल प्रॉब्लम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर फेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। के जो डिजाइन पैटर्न्स हैं ये जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दरमियान में फेस करता है। ये जो होते हैं सॉल्यूशंस ये ट्रायल्स के जरिए ऑब्टेन किए जाते हैं, और जो न्यूमरस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो एक खास पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जो भी उनसे एरर्स वगैरह उनके आते हैं और या जो भी वो ट्रायल्स करते हैं उनके थ्रू जो है वो ये पैटर्न्स जो है हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है तो उसको जो जो मसले आ रहे थे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी बातें नोट की जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज किया जाता है फिर, और वो हम इसमें यूज करते हैं। हम इनको यूज क्यों करते हैं? वाई वी यूज डिजाइन पैटर्न्स? डिजाइन पैटर्न्स कैन स्पीड अप डेवलपमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग टेस्टेड प्रूवन डेवलपमेंट पैराडाइम्स। यानी ये आपको टेस्टेड एंड प्रूव्ड जो डेवलपमेंट पैराडाइम्स हैं ये डिजाइन पैटर्न्स जो हैं ये उनको यूज करते हुए वो आपको चूंकि प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये उसको स्पीड अप कर सकते हैं। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो डिफरेंट इश्यूज उसको रिक्वायर्ड होते हैं, मे नॉट बिकम विजिबल अंटिल लेटर इन द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि एक जो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो जो है वो इश्यूज को कंसीडर कर रहा होता है जो कि बाद में इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो है वो उस वक्त ना आए, तो वो पहले ही उनको जज करके उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम इन डिजाइन पैटर्न्स की मदद से करते हैं कि बाद में मसाइल हैं उससे बेहतर है अभी हम चीजों को हैंडल करें, तरीके से काम करें। रीयूजिंग डिजाइन पैटर्न हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रिसाइज इश्यूज that can cause major problems and improve code readability for the coder and architect familiar with the pattern। यानी डिजाइन पैटर्न्स को रीयूज करना, बार बार इस्तेमाल करना, वो हमें क्या हेल्प करता है कि जो प्रिसाइज इश्यूज हैं ये उनको प्रिवेंट यानी उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, यानी वो इश्यूज आए ही ना। डिजाइन पैटर्न्स का बार बार इस्तेमाल हमें इस चीज में हेल्प आउट करता है। कौन से इश्यूज हैं जो कि आपके मेजर प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से होती हैं, और फिर क्या है कि उन इश्यूज के बाद जो है वो आपके कोड की जो रीडेबिलिटी वगैरह है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसके तो बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, तकरीबन 26 के करीब होती हैं। तो लेकिन अगर हम उनको कैटेगरीज की बात करें तो हम उनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं कि इनका कंसर्न होता है कि ऑब्जेक्ट किन किन वेज के अंदर बनाए जाएं। इसको हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स का नाम देते हैं। दीज डिजाइन पैटर्न्स आर यूज्ड व्हेन डिसीजंस मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ इंस्टेंसिएशन। कि जब आप क्लास को बना रहे हैं तो उस वक्त जो है आपने जो है जितने भी डिसीजंस हैं वो उस वक्त क्रिएट कर ले, डिसीजंस लेने हैं, सो दैट कि आप उसका जो है ऑब्जेक्ट जब बना रहे हो आगे उसको यूटिलाइज करें तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम्स ना हो। सो ये जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं दे प्रोवाइड अ वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट while hiding the creation logic rather than instantiating object directly using new operator। यानी आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज करने के बजाय आपको ये क्रिएट करने के वेज बताता है, और किस तरह से उसकी क्रिएशन का लॉजिक क्या होता है उसको ये हाइड कर देते हैं जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। This give programs more flexibility in deciding which object need to be created for the given use case। यानी जो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डिसाइड कर सकें कि किस तरह का कौन से वाला ऑब्जेक्ट जो है करंट सिनेरियो के हिसाब से यूज किया जा सकता है। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स की एक टाइप जो है वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स भी होते हैं।
इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास जो है वो क्रिएट करें और उसको ग्लोबल एक्सेस, ऑब्जेक्ट के जितने भी वो पॉइंट्स होते हैं उसको ग्लोबल एक्सेस पॉइंट उसका ये प्रोवाइड करे। ये अगर हम उसके क्लास डायग्राम की बात करें तो ये एक सिंगलटन क्लास है, उसमें एक हिडन, ये आप कह सकते हैं नेगेटिव जो है ये प्राइवेट को रिप्रेजेंट करता है। प्राइवेट एक इंस्टेंस होगा और उसका प्राइवेट एक कंस्ट्रक्टर होगा, और फिर आप उसका जो है वो पब्लिक एक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो कि आपकी उस क्लास का होगा। अब प्राइवेट वेरिएबल जो है ये इंस्टेंस ऑफ द क्लास होल्ड करता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जो है ये कहीं और आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, और जो पब्लिक मेथड है ये एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ द क्लास आपको रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स हैं। Structural design patterns are concerned with how classes and objects can be composed to form larger structures। यानी स्ट्रक्चरल का डिजाइन पैटर्न्स का काम क्या होता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को किस तरह से कंपोज करे कि एक बहुत बड़ा लार्जर स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो उसके लिए किस तरह से हम उनको हैंडल करें। स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो हैं ये स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, किस तरह से, उनके दरमियान में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके। ये जो पैटर्न्स हैं ये फोकस करते हैं कि हाउ द क्लास इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे आर कंपोज्ड फ्रॉम ईच अदर, ये इन चीजों पे फोकस करते हैं। एग्जांपल्स की हम बात करें और या इनके यूजेस या इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो अडेप्टिंग एन इंटरफेस इनटू अनदर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। और फिर कहाँ यूज होता है कि सेपरेटिंग एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, अलाउइंग client to operate on hierarchy of object, providing an interface to set of interfaces, reusing an object by sharing it and representing an other object। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स तीसरी कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है। ये क्या होते हैं कि दे आर कंसर्न विद इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी पहले जो थे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स, उसका काम था कि ऑब्जेक्ट की किस किस अंदाज से आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल का था कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से आपस में वो कंपोज करें कि एक लार्जर स्ट्रक्चर उसका बना सके। फिर तीसरा बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स, इसका क्या काम है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इंटरेक्शन किस तरह से होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये उसको डील करता है। इन दीज डिजाइन पैटर्न्स जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट शुड बी इन सच अ वे दैट दे कैन इजीली टॉक टू ईच अदर एंड स्टिल शुड बी लूजली कपल्ड। यानी वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकें और लूजली कपल्ड भी हों कि उसमें चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो एक दूसरे के साथ मसला ना हो। That means implementation of and the client should be loosely coupled in order to avoid hard coding and dependencies। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग आता है, राइट अ नोट ऑन इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ एट्रीब्यूट एंड मेथड टुगेदर विद इन द क्लास। यानी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और मेथड को एक दूसरे के साथ बाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको आप इनकैप्सुलेशन का नाम देते हो। इनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है वो क्लास की इंटरनल डिटेल्स जो है वो उसके आउटसाइड आप उसको हिडन रख सकते हैं, और इसके जो क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ये परमिट करता है कि वो आउटसाइड द क्लास थ्रू इंटरफेस कहीं पर भी उसको आप एक्सेस कर सकें। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि स्कूल बैग इज वन ऑफ द मोस्ट रियल एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। स्कूल बैग कीप बुक्स, पेन्स, कॉपीज, एवरीथिंग इन अ सिंगल यूनिट, और उसको आपने एक ही चीज के अंदर बंद किया हो जाता है। जब आप अपने ईमेल अकाउंट पे लॉग इन करते हैं लाइक जीमेल, याहू पे, तो उसका एक इंटरनल प्रोसेस भी होता है जो कि बैकएंड पे टेक प्लेस हो रहा है, लेकिन आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं और आपको नहीं पता वो किस तरह से हो रहा है। आप बस उसको आउटसाइड से यूज कर रहे हैं कि आप ईमेल सेंड कर ले, ईमेल को रिसीव कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, सेंट आइटम में देख सकते हैं, इनबॉक्स में देख सकते हैं, आप जस्ट उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, तो ये इनकैप्सुलेशन होती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। Its main goal is to handle complexity by hiding unnecessary information from the user। यानी unnecessary जो डिटेल या इंफॉर्मेशन है आप उसको यूजर से हाइड करते हैं, और इससे क्या होता है कि उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हैंडल हो जाती है, और ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। That enable the user to implement more complex logic on the top of provided abstraction without understanding even
थिंकिंग अबाउट ऑल द हिडन कम्प्लेक्सिटी। यानी आप किसी प्रोग्राम के अंदर जो उसके जो हिडन कम्प्लेक्सिटीज हैं या उसके जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल को अंडरस्टैंड किए बगैर आप एक बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रॉब्लम भी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हम शुरू में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करते हुए एक न्यू क्लास को बना सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग क्लासेस होती हैं उनको बेस क्लास कहते हैं, तो ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं जिनको आप उनसे बनाते हैं। तीन तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरी क्लास बनाएंगे तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा क्लासेस से कोई एक न्यू क्लास आप डिजाइन करेंगे तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। उसकी एक एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है, हमने इसको ऑलरेडी भी पीछे डिस्कस किया है कि आप कॉफी बनाते हैं, तो कॉफी मशीन जो एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल है। यू डू नॉट नीड टू नो हाउ टू यूज द कॉफी मशीन टू मेक कॉफी। यानी कि वो किस तरह से काम करती है आपको नहीं पता, यू जस्ट प्रोवाइड द वाटर एंड कॉफी बीन्स एंड स्विच इट ऑन। तो उससे आपने सिलेक्ट करना है किस तरह की कॉफी आपको चाहिए, और उससे क्या होगा कि आपको कॉफी मशीन वर्क कैसे कर रही है अंदरूनी तौर पे, वो किस तरह से कॉफी बनाकर आपको पेश करती है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, आपने चुप करके कॉफी लेनी है और पीना स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, polymorphism implies using operations in different ways depending upon instance that are operating upon। यानी जिन इंस्टेंसेस के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस किस वे में यूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स टू हैव अ कॉमन इंटरनल इंटरफेस। यानी जो एक्सटर्नल जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एक कॉमन इंटरनल इंटरफेस आप पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से आप करते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये इफेक्टिव होता है जब आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें कि दो क्लासेस हैं, एक सर्कल की क्लास है और एक स्क्वायर की क्लास है। दोनों के अंदर एक फंक्शन है, मेथड है फाइंड एरिया का। थ्रू द नेम एंड पर्पस ऑफ द मेथड इन द क्लास आर सेम। यानी फाइंड एरिया का नेम भी सेम है और उसका मकसद भी सेम है दोनों क्लासेस के अंदर। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है, लाइक प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया जो है, वो दोनों क्लासेस का डिफरेंट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास इनवोक इट्स फाइंड एरिया मेथड, ऑपरेशन जो है वो सर्कल का जो है वो एरिया कैलकुलेट करेगा विदाउट मेकिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द एरिया ऑफ द स्क्वायर क्लास। और जब आप स्क्वायर क्लास का एरिया कॉल करेंगे तो वो एरिया कैलकुलेट होगा विदाउट इफेक्टिंग द सर्कल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच क्या होती है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, इनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को बताएं आप। सो कंपोनेंट एंड बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है, और दूसरी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच है। इनको हम डिस्कस करते हैं। ये मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसको मैंने वो दूसरा लिख दिया था गलती से। तो कम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्मॉलर और मैनेजेबल जो है मैनेजेबल डिजाइन्स के अंदर, और री ऑपरेटेड सिस्टम्स विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर वो उसको डिवाइड कर देता है किसी भी एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटेंड्स टू डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू कंट्रोल्ड सेगमेंट कॉल्ड क्लासेस। यानी एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसको आपने बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है तो बनाना है, तो उसका बहुत बड़ा कोड होगा, तो आप उसको छोटे छोटे क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड करते जाते हैं ताकि छोटे छोटे सेगमेंट बन जाए और उसको मैनेज करना ज्यादा इजी हो जाए। सो एनालिसिस फेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं सो दैट जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन के दरमियान में जो गैप होता है उसको हम फिलअप कर सकें। इट परफॉर्म वेल इन सिचुएशन वेयर सिस्टम्स आर अंडरगोइंग कंटिन्यूअस डिजाइन अडेप्शन
एंड मेंटेनेंस। यानी जब आपने किसी एक कंटिन्यूअस डिजाइन हो, अडेप्शन हो, यानी चेंजिंग्स वगैरह होती रहे, अपडेट हो और उसकी मेंटेनेंस हो रही हो, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स बड़े परफेक्ट बैठते हैं। इट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रॉब्लम डोमेन एंड क्लासिफाइंग देम इन टर्म ऑफ डेटा एंड बिहेवियर। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच हमारे पास। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या होती है कि द डेवलपमेंट इन कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच जो है, इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो रीयूजेबल कंपोनेंट जो होते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट के, उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है कि द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट फोकस ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीयूजेबल कंपोनेंट। यानी आपने इस तरह के कंपोनेंट बनाने जिसको आप बार बार डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हो। Instead of building the feature directly into application, the feature would first be built into separate file। यानी सबसे पहले आप इसको एक सेपरेट फाइल में बिल्ड करते हैं, सम टाइम वेल नोन एज अ लाइब्रेरी, और सम टाइम आप उसको लाइब्रेरी का नाम भी देते हैं। इनमें हम कंपैरिजन के आगे बात करते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपस में क्या उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हैं, उसका कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस यूज होती हैं, जबकि जो हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड है वो जस्ट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जबकि कंपोनेंट बेस्ड जो है ये इंडिपेंडेंट होती है उनके ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो लेस एफिशिएंट है, जबकि कंपोनेंट बेस्ड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये नॉर्मली कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देती है, जबकि जो कंपोनेंट बेस्ड है ये उसको रिड्यूस कर रही होती है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ी सी कॉस्टली होती है, जबकि कंपोनेंट बेस्ड जो है वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है। और इसके अलावा जो है लेस सस्टेनेबल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जबकि कंपोनेंट बेस्ड जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल है। इसको मेंटेन करना थोड़ा इजी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कंपोनेंट बेस्ड, और जो है इसको एक्सटेंड करना इतना एज कंपेयर टू कंपोनेंट बेस्ड वो टफ है, और कंपोनेंट बेस्ड को एक्सटेंड करना आसान है। कुछ इसमें कंपैरिजंस मैंने किए हैं, इसके अलावा आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।